मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा रियासती विभाग को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि राजस्थान के एकीकरण की इस प्रक्रिया में मेवाड़ अन्य रियासतों के साथ में जाकर नहीं मिलेगा। मेवाड़ का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए मेवाड़ दूसरी रियासतों के साथ जाकर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो बाकी रियासतों का विलय मेवाड़ में कर सकते हो। अब रियासती विभाग भी मेवाड़ के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि मेवाड़ रियासत भारत संघ में रहते हुए अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रखने के लिए रियासती विभाग की उस शर्त को पूरा करता था जिसके तहत वो अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रख सकता था। मेवाड़ रियासत की आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी, लगभग 19 लाख के आसपास, और मेवाड़ रियासत की जो सालाना आय थी वो भी 1 करोड़ से ऊपर थी। इसीलिए रियासती विभाग जबरदस्ती नहीं कर सकता था। खैर, जब महाराणा ने इस प्रकार की बातें कही और 25 मार्च 1948 को राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण में जब 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिला दिया गया और महाराणा ने उससे कुछ दिनों पहले तक अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रखने पर ज्यादा जोर दिया, तो फिर माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ में प्रजामंडल की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे, उनके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में यह कहा गया कि अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति ये दोनों मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री कर दें। तो फिर आखिर मेवाड़ रियासत का राजस्थान में किस प्रकार से विलय हुआ और महाराणा भूपाल सिंह की ओर से वो क्या शर्तें रखी गई थी जिनको मानने के बाद महाराणा भूपाल सिंह ने भी राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया था। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित इस सीरीज का हमारा पार्ट 5। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत विभाजन के समय भारत संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब, ये मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां के उन प्रयासों को 2 टूक शब्दों में विराम दे दिया था कि मुझे किस संघ में सम्मिलित होना है, भारत या पाकिस्तान में। इसका फैसला तो मेरे पूर्वज ही कर गए थे। यदि वो थोड़ा बहुत भी डगमगाए होते तो मेवाड़ रियासत आज हैदराबाद से बड़ी रियासत होती। इसीलिए मैं भी अपनी पूर्वजों की इच्छा के अनुरूप ही भारत संघ में ही सम्मिलित होऊंगा। तो इस प्रकार का निर्णय तो लिया था महाराणा भूपाल सिंह ने, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ये चाहते थे, हालांकि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 15 अगस्त 1947 से पहले ही इन्होंने भारत संघ के साथ सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन इनकी इच्छा ये थी कि ये अपने आप को भारत संघ में रहते हुए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखें, अर्थात भारत संघ में तो विलय हों लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनी मांगों को मनवाया जाए और एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई के रूप में रहा जाए। क्योंकि रियासती विभाग की जो शर्तें थी, रियासती विभाग जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन थे, जिसका गठन 5 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था इन रियासतों के एकीकरण के लिए, रियासतों के एकीकरण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए। तो रियासती विभाग की उन शर्तों को मेवाड़ रियासत पूरा करता था, जिसके तहत मेवाड़ रियासत अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकता था, क्योंकि मेवाड़ की जो सालाना आय थी वो 1 करोड़ से अधिक थी। मेवाड़ की जो आबादी थी वो 10 लाख से अधिक थी, और यही वो 2 शर्तें थी जिनके तहत कोई भी रियासत अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकती थी। तो इसीलिए जब मेवाड़ के आसपास की 9 रियासतें और एक ठिकानों को विलय कर दिया गया और विलय करने के बाद 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ का निर्माण कराया गया। 25 मार्च 1948 ये मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास की 9 रियासतें, कौन सी? एक तो ये यहां 3 रियासत थी हाड़ौती की, हालांकि इसके संबंध में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस विषय को टच करना पड़ेगा क्योंकि ये बातें मेवाड़ रियासत के एकीकरण से जुड़ी हुई हैं। तो मेवाड़ रियासत के आसपास की 9 रियासतों को, जिसमें एक तो 3 रियासतें ये हाड़ौती की, जहां पर हाड़ा चौहानों का शासन था, इसीलिए ये क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था, और यहाँ की 3 रियासतों बूंदी, कोटा और झालावाड़। इसके अतिरिक्त वागड़ की 3 रियासतें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके अतिरिक्त शाहपुरा जो वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। इसके अलावा किशनगढ़ जो वर्तमान में अजमेर में आता है, और एक टोंक रियासत। इसके अलावा एक ठिकाना जो वर्तमान में बांसवाड़ा में आता है, जिसको कुशलगढ़ कहा जाता है। जब इनको मिलाकर
25 मार्च सन 1948 को राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाया गया, तो यहां पर अब मेवाड़ रियासत इनके बीच में आ रहा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन के द्वारा यह कहा गया कि आपको भी इस संघ में यानी राजस्थान संघ में, जो कि 25 मार्च 1948 को जिसका गठन किया गया था, आपको भी इस संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा यह कहा गया कि मेवाड़ रियासत का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, इसीलिए मेवाड़ रियासत इनके साथ नहीं जाएगा। यदि आप चाहें तो इन्हीं रियासतों को मेवाड़ रियासत के साथ मिला सकते हैं। और उस समय तक 25 मार्च 1948 से कुछ दिनों पहले तक महाराणा भूपाल सिंह इस संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे और अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई ही रखना चाहते थे। लेकिन इन पर भारी जन दबाव था, जनता का बहुत भारी दबाव था। इसके अतिरिक्त मेवाड़ प्रजामंडल के नेता माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जो उधर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे मेवाड़ के, इनके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में यह कहा गया कि मेवाड़ की 20 लाख जनता का फैसला, 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं ले सकते। एक तो महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति, केवल ये दो ही मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला नहीं ले सकते। और इनके आह्वान पर, माणिक्यलाल वर्मा के आह्वान पर जनता सड़कों पर उतरी। महाराणा के विरुद्ध उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। जब महाराणा को लगा कि अब सम्मिलित होना ही ठीक है, क्योंकि बहुत भारी जन दबाव उन पर आ रहा है, जनप्रतिनिधियों का दबाव आ रहा है, तो इसीलिए महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा 23 मार्च, गौर करना स्थिति को, 23 मार्च 1948 यानी इससे 2 दिन बाद जब राजस्थान यूनियन बनाया गया था, ये राजस्थान की वो 9 रियासतें जिनको लेकर 25 मार्च 1948 को राजस्थान यूनियन बनाया गया था, इससे 2 दिन पहले महाराणा भूपाल सिंह ने इस यूनियन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, हम इस यूनियन में सम्मिलित हो जाएंगे। तो आप एक काम करें, इसकी ये जो तारीख है 25 मार्च 1948, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय तक महाराणा भूपाल सिंह की ओर से उनके जो प्रधानमंत्री थे, उनके जो दीवान थे सर राममूर्ति, वो रियासती विभाग के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे मेवाड़ रियासत की कुछ शर्तों को मनवाने के लिए। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन से वार्ताएं हो रही थी। महाराणा भूपाल सिंह अपनी 3 शर्तों को मनवाना चाहते थे। एक शर्त तो यह थी कि महाराणा भूपाल सिंह को वंशानुगत, गौर करना इस शब्द पर, वंशानुगत, इसको मैं हटाऊं और यहां लिखूं, वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। वंशानुगत का अर्थ यह है कि जब तक महाराणा जीवित हैं तब तक महाराणा राज प्रमुख के पद पर रहेंगे। महाराणा की मृत्यु हो जाएगी तो उनके वंश के जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे वो राज प्रमुख के पद पर रहेंगे। एक तो ये मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि जो रियासती विभाग द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रीवी पर्स दिया जा रहा है, यानी कि जब शासक अपनी गद्दी छोड़ रहा है तो शासक को सालाना एक पेंशन दी जाती थी जिसको प्रीवी पर्स कहा गया था, प्रीवी पर्स। तो वो अधिकतम जो उसकी सीमा थी, अधिकतम जो लिमिट थी वो 10 लाख थी। किसी भी शासक को नियम के अनुसार 10 लाख से ज्यादा नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन महाराणा चाहते थे कि उनको 20 लाख प्रीवी पर्स दिया जाए, क्योंकि यहां बात केवल पैसे की नहीं थी, बात थी मेवाड़ के गौरव की, इसीलिए ये मांग रखी गई। तीसरा यह था कि जो ये संघ बनाया जा रहा है, इस संघ की राजधानी मेवाड़ को रखा जाए। तो इन बातों को लेकर महाराणा भूपाल सिंह की ओर से उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति रियासती विभाग के साथ में वार्तालाप कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उनकी इन मांगों को मान लिया गया, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। एक तो यह निर्णय लिया गया कि ये जो राज प्रमुख का पद है ये वंशानुगत ना होकर आजीवन रहेगा, यानी महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया जाएगा। जब तक वो जीवित हैं वो राज प्रमुख रहेंगे और उनकी मृत्यु के बाद फिर उनके वंश के यानी उनके उत्तराधिकारी को राज प्रमुख नहीं बनाया जाएगा। यदि वंशानुगत होता तो उत्तराधिकारी भी राज प्रमुख बनते, लेकिन यहां पर आजीवन शब्द जोड़ा गया। ठीक है,
दूसरा था 20 लाख। अब 20 लाख तो दे नहीं सकते क्योंकि नियम ये था कि आप मैक्सिमम 10 लाख ही दे सकते हैं। तो फिर इसको घुमा फिराकर इसको भी मान लिया गया कि महाराणा को 10 लाख तो प्रीवी पर्स दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख उनको राज प्रमुख के पद का भत्ता दिया जाएगा, अलाउंस 5 लाख भत्ता, और 5 लाख जो हैं ये धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख, ये 20 लाख हो गए। तो महाराणा की इन तीनों शर्तों को जब मान लिया तो महाराणा के द्वारा शर्तें माने जाने के कारण और दूसरा भारी जन दबाव की वजह से 23 मार्च 1948 को रियासती विभाग से यह कहा गया कि हम इस संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं। आप इस तारीख को, इस डेट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लीजिए, 25 मार्च की जगह इन सारी रियासतों को थोड़ा आगे जाकर आप मिला लेना। लेकिन 25 मार्च तक सारी तैयारियां हो चुकी थी। इसीलिए जो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण था, राजस्थान संघ, वो तो 25 मार्च 1948 को कोटा में ही संपन्न हो गया था, जिसके संबंध में पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे। अब मेवाड़ रियासत को सम्मिलित करने के लिए 11 अप्रैल सन 1948 को, ध्यान देना, 11 अप्रैल सन 1948 को महाराणा के द्वारा अब जो नया समझौता पत्र तैयार हुआ, जिसके अनुसार अब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण किया जाना था, जिसको संयुक्त राजस्थान या यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान कहा जाना था, उस पर महाराणा यानी मेवाड़ रियासत के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। संयुक्त राजस्थान या यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, जैसा राजस्थान विधानसभा पोर्टल पर लिखा हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर किए गए और इसके अतिरिक्त इसी तारीख को 11 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण में सम्मिलित, यानी कि राजस्थान संघ में सम्मिलित उन सभी 9 रियासतों और एक ठिकाने के द्वारा भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। क्योंकि अब मेवाड़ जब मिल रहा था तो अब बाकी की जो शर्तें थी वो ज्यादातर मेवाड़ रियासत के अनुसार ही पूरी की जानी थी। तो मेवाड़ रियासत प्लस बाकी की उन आसपास की 9 रियासतों के द्वारा भी 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर किए गए और इसके बाद फिर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया। अब मेवाड़ रियासत की एक अपनी गौरवमयी परंपरा रही है, गौरवमयी इतिहास रहा है। इसीलिए इस क्षण को अविस्मरणीय बनाए रखने के लिए उस समय के सबसे बड़े जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको बुलाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, ये तो तीसरा चरण था। इससे पहले के जो 2 चरण थे, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ, जिनके संबंध में मैं बता चुका हूं, तो उनका जो उद्घाटन किया गया था वो NV गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा किया गया था। पिछले 2 चरणों का ये उस समय के भारत के खनिज मंत्री, PWD मंत्री और इसके अतिरिक्त ऊर्जा, यानी इनके पास में 3 मंत्रालय थे, ऊर्जा, खनन और PWD। तो शुरू के 2 चरणों का उद्घाटन तो इनके द्वारा किया गया था और तीसरा जो चरण था तो मेवाड़ रियासत सम्मिलित हुई थी, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। अब जब मेवाड़ रियासत सम्मिलित हो गई तो फिर ये जो यूनियन बनी संयुक्त राजस्थान, अब ये काफ़ी विशाल हो गई क्योंकि अब ये वाली हाड़ौती की 3 रियासतें थी, पहले से वागड़ की 3 रियासतें थी, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में आता है, किशनगढ़ जो अजमेर में आता है, टोंक जो मुस्लिम रियासत थी, ये तो थी ही थी, पिछली बार जो मिली थी। अब मेवाड़ भी सम्मिलित हो गया तो ये पूरा जो संयुक्त राजस्थान है इसका टोटल एरिया हो गया 29,777 वर्ग मील। ध्यान रख लेना, 29,777 वर्ग मील। इसके अतिरिक्त टोटल जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई 42,60,000। अभी मैं कंपेयर करूंगा पिछले वाले से, उसके भी डाटा बताऊंगा, हालांकि बता चुका। 42.60 में बोल रहा हूं तो 42,60,000 इस संयुक्त राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन हो गई और इसकी पूरी जो रेवेन्यू, टोटल जो रेवेन्यू हो गया इन सबको मिलाने के बाद वो हो गया 316 लाख, मतलब 3 करोड़ 16 लाख। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब के डाटा बता रहा हूं मैं, 316 लाख। हालांकि इन डाटाज के संबंध में थोड़ा बहुत चेंजेस है, राजस्थान विधानसभा पोर्टल पर जो डाटा दिए हुए हैं वो थोड़े से अलग, हल्का फुल्का चेंज है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान देना, ये तो संयुक्त राजस्थान का डाटा हो गया। पिछला जो था राजस्थान संघ,
उस राजस्थान संघ में यानी दूसरे चरण में टोटल जो एरिया था वो था 16,807 वर्ग मील। अब उदयपुर के मिलने से यानी मेवाड़ के मिलने से 16,000 से सीधे कहां पहुंच गया 29,777 वर्ग मील। तो अगर हम इनको घटाएं, इस 29,777 में से अगर 16,807 हम घटा दें तो बचा हुआ मेवाड़ का एरिया आ जाता है। देखो माइनस करता हूं मैं, ये 0, ये आएगा आपका 7, 8 9 17 का 7, असिल की 1, 7 2 9 और 1, यानी कि अकेले मेवाड़ का जो एरिया आया वो आया 12,970 वर्ग मील। इसके अलावा हमने जो पिछला वाला जो चरण था उसकी हमने टोटल रेवेन्यू देखा था, उसका टोटल रेवेन्यू था 190 लाख, यानी कि 1,90,00,000 राजस्थान संघ का। लेकिन मेवाड़ के मिलने से अब टोटल रेवेन्यू हो गया 316 लाख, ये मैंने लिखा 3,16,00,000। तो अगर इसमें से 3,16,00,000 या 316 लाख में से 190 लाख हम घटाते हैं तो 1,26,00,000 आता है, यानी 126 लाख। तो ये अकेले जो रेवेन्यू था ये मेवाड़ रियासत का था और ये शर्त को पूरा कर रहा है, क्योंकि अकेले रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, ज्यादा मांगे मनवाने के लिए आपका सालाना रेवेन्यू 1 करोड़ मतलब 100 लाख होना चाहिए, जबकि 100 लाख से ऊपर था। इसके अलावा अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो पिछला जो चरण मैंने आपको बताया था राजस्थान संघ, उसकी संयुक्त पॉपुलेशन थी 23,34,000, 23,34,000। और ये जो संयुक्त राजस्थान बना इसकी पॉपुलेशन 42,60,000, मतलब उदयपुर या मेवाड़ के जुड़ने से 42,60,000 हो गई। तो अगर दोनों का हम अंतर देखें तो मेवाड़ की पॉपुलेशन हमारे सामने आ जाएगी, दोनों का ही अंतर हुआ 4, 6, 10, 1, 4 और ये 2, 3, 9, 1, 1, यानी कि 19,26,000 ये मेवाड़ की पॉपुलेशन हो गई। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी मेवाड़ अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रख सकता था, क्योंकि मेवाड़ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। अब ध्यान देना, यहां पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया और मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ जो मुख्य पदाधिकारी थे राजनीतिक, जैसे राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, इनको भी मनोनीत किया गया, कुछ शासकों को। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। ये तो स्पष्ट है, मेवाड़ के जो शासक है महाराणा भूपाल सिंह, इनकी शर्त ही थी कि साहब इनको राज प्रमुख बनाया जाए, तो इनको राज प्रमुख बना दिया गया और इनकी शर्त को मानते हुए उदयपुर को राजधानी भी बना दिया गया। तो अब कोटा के जो शासक थे महारावल भीम सिंह, ये महारावल भीम सिंह ये थोड़ा सा नाराज हुए इस बात को लेकर कि साहब आपने एक तो कोटा को राजधानी से भी हटा दिया, दूसरा मेरे हाथ से राज प्रमुख का पद भी गया। तो फिर इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको खुश रखने के लिए कहा गया कि साल में विधानमंडल का जो एक सत्र होगा, विधानमंडल का एक सत्र साल में एक बार कोटा में भी होगा विधानमंडल का। इसके अलावा कोटा के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कोटा के विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे और महाराणा भूपाल सिंह को यदि राज प्रमुख बना दिया गया तो आपको ठीक है उपराज प्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ उपराज प्रमुख, तो इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। बूंदी के जो शासक थे महारावल बहादुर सिंह, हालांकि महारावल बहादुर सिंह पहले अपने निजी स्तर पर भी प्रयास कर रहे थे कि पिछले ही चरण में, यानी जो दूसरा चरण था राजस्थान संघ जिसको कहा गया, उसी चरण में मेवाड़ रियासत सम्मिलित हो जाता, ऐसे प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इनके इन प्रयासों में यह उम्मीद थी यदि महाराणा भूपाल सिंह सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर राज प्रमुख का जो पद है वो महाराणा भूपाल सिंह को ही मिलेगा। ये नहीं चाहते थे कि कोटा के जो शासक है महारावल भीम सिंह ये राज प्रमुख बने। क्यों नहीं चाहते थे इस विषय पर मैं बात कर चुका। तो अब महारावल ये जो बहादुर सिंह है बूंदी के, इनको बनाया गया उपराज प्रमुख, लेकिन कनिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर के जो शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह, इनके संबंध में भी मैंने आपको काफी डिटेल से जानकारी दे दी। महारावल लक्ष्मण सिंह को भी उपराज प्रमुख बनाया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ये डूंगरपुर के शासक थे। अब ये पद तो हो गए, बात रही मेन जो बात है वो है लोकप्रिय मंत्रिमंडल। तो लोकप्रिय मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया और उसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। ये बने प्रधानमंत्री, मतलब उस लोकप्रिय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बने थे। माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में हम जानते हैं कि मेवाड़ में जितनी भी प्रजामंडल की गतिविधियां हुई थी उसके केंद्र में माणिक्यलाल वर्मा ही थे और इनके द्वारा ही मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। हालांकि इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बनाया था वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया था और भूरेलाल भैया को उसका उपाध्यक्ष बनाया था। इसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे जब प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में हम पढ़ेंगे।
तो इस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे गोकुल लाल असावा, मतलब उप प्रधानमंत्री। ये हैं गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। इनके संबंध में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये राजस्थान के टोंक जिले के देवली में इनका जन्म हुआ था। देवली जो वर्तमान में टोंक जिले में आता है। और जब राजस्थान में रियासतें थी तो जो शाहपुरा रियासत थी, वो शाहपुरा जो वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है, शाहपुरा रियासत में उत्तरदायी सरकार का जब गठन हुआ तो उसके मंत्री बनाए गए थे गोकुललाल असावा। शाहपुरा के शासक थे सुदर्शन देव और सुदर्शन देव के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले अपनी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी और उसका मंत्री बनाया था गोकुललाल असावा। तो एक तो प्रधानमंत्री हो गए माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा हो गए उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसके लोकप्रिय मंत्रिमंडल के कुछ मेंबर्स भी थे। एक तो थे भोंगीलाल पांड्या। देखो ये जो इमेज है ये है भोंगीलाल पांड्या की। भोंगीलाल पांड्या या भोंगीलाल पांड्या, ये डूंगरपुर से संबंधित थे और इनको कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इसको वागड़ कहते हैं और वागड़ के ये संबंधित थे वागड़ से और इनको कहा जाता है वागड़ का गांधी। एक ये भी ध्यान रख लेना साथ ही साथ कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट हैं जिनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। देखो मैंने उनकी इमेज ली है शायद, ये है गोकुल भाई भट्ट। इनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे उस समय और राजस्थान के गांधी के नाम से मशहूर हैं। वापस पॉइंट पर आ जाइए कि हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, उप प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा को। इसके अतिरिक्त भोंगीलाल पांड्या या भोंगीलाल पांड्या जो वागड़ के गांधी हैं, डूंगरपुर से संबंधित थे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में और कौन कौन से सदस्य थे? एक थे प्रेम नारायण माथुर जो उदयपुर से थे, एक थे भूरेलाल बयां जो उदयपुर से थे, एक थे मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी उदयपुर से थे। मोहनलाल सुखाड़िया की इमेज मैंने ली है, ये है। थोड़ा सा इनके संबंध में आप ध्यान रखना। और कौन कौन है लोकप्रिय मंत्रिमंडल में? एक तो मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के 4 बार सीएम बने थे और इनको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। इसके अलावा भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां। इसके अलावा प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर, ये तीनों कहां से संबंधित थे? उदयपुर से। तो ये मैं लिख देता हूं, ये तीनों थे साहब आपके उदयपुर से संबंधित। इनके संबंध में थोड़ी सी और चर्चा करना चाहता हूं। देखो मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा जब रैलियां निकाली जाती थी, विरोध प्रदर्शन किया जाता था, तो एक बार भूरेलाल बयां को हालांकि रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको एक किले में कैद किया गया था। वो था सराड़ा का किला। यह है सराड़ा का किला जो वर्तमान में उदयपुर में आता है। इसको कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा के किले को। इसके अलावा ध्यान रखना राजस्थान का काला पानी के नाम से भी एक किला मशहूर है और वो है माचिया दुर्ग या माचिया का किला जो जोधपुर में आता है। ये इमेज है, देखो ये जो आपको दिख रही है नीचे, ये है माचिया दुर्ग या माचिया का किला जो जोधपुर में है। इसको कहा जाता है राजस्थान का काला पानी क्योंकि राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहां पर कैद किया गया था वर्ष 1942 से 1943 ईस्वी के दौरान, 1942-43, लगभग 8 महीने तक। बाद में इसकी दीवार ढह गई थी, तब उनको यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। तो ये जो स्थान है बिल्कुल दूर पड़ता है, हालांकि वर्तमान में तो जोधपुर के निकट आ गया। ये निकट आने का मतलब ये है शहर का जब प्रसार होता जाता है तो स्थान अपने आप निकट आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उठकर ये पास में आ गया। तो वर्तमान में तो जोधपुर से ये शायद लगभग 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और जोधपुर की एक झील है कायलाना झील, उसके पास में ही है। यहां पर 1942-43 में 8 माह के लिए जिन 32 स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था, उनके साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया था। उनको खाना जो दिया गया था वो जानवरों से भी बदतर दिया गया था। इसके अलावा उनको यातनाएं दी गई थी, उनको प्रताड़ित किया गया था। इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का काला पानी। वहां पर ये जो किला है माचिया का जो किला है, इसी नाम से माचिया के नाम से राजस्थान में एक पार्क भी है, बायोलॉजिकल पार्क। यदि आप वर्तमान में यहां घूमने जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। पहले आप जा सकते थे वर्ष 1990 से पहले, 1 जुलाई 1990 से पहले आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उससे पहले यह क्षेत्र संरक्षित नहीं था।
लेकिन 1 जुलाई 1990 को इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और वन विभाग ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। यानी वर्तमान में वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाला ये एक संरक्षित क्षेत्र है और बिना परमिशन के आप यहां नहीं जा सकते। अब यहां जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो यातनाएं दी गई थी, तो इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में यहां पर एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। वर्ष 1999 ईस्वी में कराया था। 15 अप्रैल 1999 को उसका उद्घाटन किया था, मतलब फीता काटा गया था, ये समझ सकते हैं आप उसको। 15 अप्रैल 1999 गहलोत सरकार थी उस समय। और ये जो आपको दिख रहा है ये वहीं पर बनाया हुआ कीर्ति स्तंभ है। यहाँ पर अगर आप घूमने जाना चाहें तो अवश्य जाइए, वहाँ पर घूमिए और महसूस करिए कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी और उनकी आवाज़ वहीं पर दबकर रह जाती थी। हालांकि पहले तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में उनकी तस्वीरें तक नहीं लगाई गई थी, बाद में फिर वहाँ के कुछ संगठन है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं, उनके प्रयासों से फिर उन स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी लगाई गई। खैर ये चीज़ें तो होनी चाहिए कम से कम। वापस उस विषय पर आ जाइए। हमारे लोकप्रिय मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे थे। एक तो माणिक्यलाल वर्मा जो प्रधानमंत्री, गोकुलाल असावा जो उप प्रधानमंत्री, इसके अतिरिक्त भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया और प्रेम नारायण माथुर, ये तीनों लिए गए थे आपके उदयपुर से। इसके अतिरिक्त ब्रिज सुंदर शर्मा ये बूंदी से लिए गए थे और अभिन्न हरि ये कोटा से लिए गए थे। ये नाम ध्यान रख लेना, ब्रिज सुंदर शर्मा ये थे बूंदी से और अभिन्न हरि ये थे कोटा से। अभिन्न हरि कोटा। अब एक बात आप ध्यान रखना कि यहां पर जब ये लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो शासकों, राजाओं और जनप्रतिनिधियों के मध्य एक बात को लेकर ठन गई थी। वो बात ये थी कि शासक तो ये चाहते थे कि साहब इस लोकप्रिय मंत्रिमंडल के अंदर जागीरदारों और सामंतों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जबकि जनप्रतिनिधियों का यह कहना था कि यहां उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों के अलावा सामंतों या जागीरदारों का यहां पर क्या काम। अब राजे रजवाड़े भी अपना हित ये सोच ही रहे थे कि यदि इस मंत्रिमंडल में सामंत और जागीरदार सम्मिलित हो जाते हैं तो एक प्रकार से मंत्रिमंडल पर उनका प्रभाव बना रहेगा। खैर ये बात चली नहीं थी, यहां पर इन जनप्रतिनिधियों को ही सम्मिलित किया गया था, लेकिन इस बात को लेकर ठन गई थी, इस बात को लेकर विवाद अवश्य हुआ था। तो ये था हमारा राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सीरीज का पार्ट 5 और इसमें हमने राजस्थान के तीसरे चरण के संबंध में बात की कि किस प्रकार से मेवाड़ रियासत राजस्थान का, अभी हालांकि राजस्थान नहीं कह सकते, संयुक्त राजस्थान का एक हिस्सा बन गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या हुआ और जो बची कुछ रियासतें हैं वो किस प्रकार से सम्मिलित हुई आगे के पार्ट में। जय हिंद।